किसी पर आरोप लगाना और भाग जाना, राहुल गांधी ने ये काम जमकर किया, खास तौर से पीएम मोदी को लेकर। पीएम मोदी पर आरोप लगाने के चक्कर में 2019 में राहुल गांधी ने कर्नाटक की एक रैली में कहा था कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। राहुल गांधी ने यह बयान दिया और यह बयान उनके गले की फांस बन गया। अब अदालत ने राहुल गांधी को इस मामले को लेकर दर्ज मानहानि के मामले में दोषी करार दिया। राहुल के इस बयान को पूरे मोदी समाज का अपमान बताते हुए बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया था। गुजरात की सूरत कोर्ट ने 4 साल बाद इस मामले में राहुल गांधी को दोषी ठहराया। कार्रवाई के दौरान राहुल गांधी कोर्ट में मौजूद रहे। राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में 13 अप्रैल 2019 को चुनावी रैली में कहा था कि नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी का सरनेम कॉमन क्यों है, सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों है। राहुल के इस बयान को लेकर बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का केस दर्ज कराया था। अपनी शिकायत में बीजेपी विधायक ने आरोप लगाया था कि राहुल ने 2019 में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पूरे मोदी समुदाय को कथित रूप से ये कहकर बदनाम किया कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। पूर्णेश भूपेंद्र पटेल सरकार के पहले कार्यकाल में मंत्री थे। वे दिसंबर में सूरत से फिर विधायक चुने गए। राहुल इस मामले में पिछली बार 2021 में सूरत कोर्ट में पेश हुए थे। उन्होंने अपना बयान भी दर्ज करवाया था और राहुल गांधी के वकील किरीट पनवाला के मुताबिक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एच वर्मा की कोर्ट ने पिछले सप्ताह दोनों पक्षों की अंतिम दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाने के लिए 23 मार्च की तारीख तय की थी। पिछली सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता बीजेपी विधायक के वकील ने कोर्ट में बताया था कि गांधी के कोलार भाषण वाली सीडी और पेन ड्राइव से साबित होता है कि कांग्रेस सांसद ने वास्तव में मोदी सरनेम पर टिप्पणी की थी और उनके बयानों ने समुदाय को बदनाम किया। राहुल गांधी के वकील का तर्क था, ये पूरी कार्रवाई त्रुटिपूर्ण है क्योंकि सीआरपीसी की धारा 202 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा था कि इस पूरे मामले में शिकायतकर्ता पीएम नरेंद्र मोदी को होना चाहिए, न कि विधायक पूर्णेश मोदी को, क्योंकि गांधी के भाषण में मुख्य लक्ष्य पीएम मोदी थे। कोर्ट के फैसले के पहले गुजरात में कांग्रेस के प्रवक्ता मनीष दोशी ने कहा कि राहुल गांधी कोर्ट में मौजूद रहेंगे। उन्होंने साफ कर दिया है कि कोर्ट जो भी फैसला दे हम उसका सम्मान करेंगे, हम अपने नेता का स्वागत करेंगे और अपना समर्थन देंगे। इस तरह के मामलों से कांग्रेस को डराया नहीं जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। अरविंद केजरीवाल ने चुपके चुपके चोरी चोरी पीएम मोदी के खिलाफ पूरी दिल्ली में पोस्टर्स लगवा दिए। केजरीवाल ने इस काम को पूरे खुफिया तरीके से अंजाम दिया। न पोस्टर जारी करने वाले का नाम और न ही छिपाने वाले का नाम। केजरीवाल चाहते थे कि पोस्टर दिखे, बीजेपी यही सोचती रह जाए कि ये काम किसका है। लेकिन आम आदमी पार्टी के दफ्तर से एक गाड़ी निकली, पुलिस ने उसे रोका तो उसमें 10,000 पोस्टर्स बरामद हुए और इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल की पूरी पोल खुल गई। अब खिसियाए केजरीवाल ये कहते फिर रहे हैं कि पीएम मोदी डर गए। इसका जवाब अब बीजेपी की तरफ से मनजिंदर सिंह सिरसा ने दिया। पूरी दिल्ली में उन्होंने अरविंद केजरीवाल के पोस्टर लगवा दिए। ये काम चुपके से नहीं बल्कि डंके की चोट पर किया गया। इसमें जारीकर्ता का नाम भी है और प्रिंटर का भी। इसमें लिखा है कि रिश्वतखोर बेईमान तानाशाह अरविंद केजरीवाल हटाओ, दिल्ली बचाओ। पुलिस ने इस पूरे मामले में 138 एफआईआर दर्ज की हैं। इनमें से 36 एफआईआर पीएम मोदी के खिलाफ विवादित पोस्टर पर दर्ज की गई हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक डिफेसमेंट एक्ट और प्रिंटिंग प्रेस एक्ट के तहत पूरी दिल्ली में एक्शन लेते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस की इस कार्रवाई को लेकर आम आदमी पार्टी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। आम आदमी पार्टी के ट्विटर हैंडल के जरिए लिखा गया कि मोदी सरकार की तानाशाही चरम पर है। इस पोस्टर में ऐसा क्या आपत्तिजनक है जो इसे लगाने पर मोदी जी ने 100 एफआईआर दर्ज करवा दी। पीएम मोदी, आपको शायद पता नहीं है पर भारत एक लोकतांत्रिक देश है। एक पोस्टर से इतना डर गए क्यों? स्पेशल सीपी दीपेंद्र पाठक ने बताया कि आम आदमी पार्टी के दफ्तर से निकलते समय एक वैन को रोका गया। पुलिस ने इस वैन से 10,000 से ज्यादा पोस्टर्स जब्त किए। इन पोस्टर्स पर न तो प्रिंटिंग प्रेस का नाम है और न ही छपवाने वाले का नाम लिखा हुआ था, जो कि डिफेसमेंट एक्ट और प्रिंटिंग प्रेस एक्ट का उल्लंघन है। इसके बाद दिल्ली पुलिस हरकत में आई और गाड़ी में सवार लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा दिल्ली के अलग अलग जिलों में कार्रवाई करते हुए अब तक पुलिस ने 100 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक 2 प्रिंटिंग प्रेस को कुल 1 लाख पोस्टर्स के ऑर्डर दिए गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। अपनी बदजुबानी और तथ्यहीन बातें करने से फंसे राहुल गांधी एक बार फिर बुरी तरह से फंस गए हैं। मोदी उपनाम को लेकर दिए गए बयान के चलते सूरत की अदालत ने उन्हें 2 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आपराधिक मानहानि मामले में राहुल गांधी को दोषी करार दिया। कोर्ट के इस फैसले के बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता पर भी तलवार लटक गई है।
सुनवाई के दौरान राहुल गांधी ने कोर्ट से कहा कि मेरा इरादा गलत नहीं था, उनके बयान से किसी को नुकसान नहीं पहुंचा और इसी के साथ उन्होंने इस पूरे मामले में अपने लिए कम सजा दिए जाने की मांग की। वायनाड सांसद के खिलाफ उनकी एक आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए मामला दर्ज किया गया था। हालांकि अब इस पूरे मामले में राहुल गांधी को जमानत मिल गई है। उन्होंने सुनवाई के दौरान अपने बयान को लेकर माफी मांगने से इनकार कर दिया था। मतलब ये कि राहुल गांधी ने 4 साल पहले कर्नाटक की रैली में जो कहा था कि सभी चोरों के सरनेम मोदी क्यों होते हैं, वे उस बयान पर अभी भी कायम है। राहुल गांधी के न्याय शास्त्र के मुताबिक ऐसा कहकर उन्होंने कोई अपराध नहीं किया। सूरत कोर्ट की ओर से सजा का ऐलान होने के बाद राहुल गांधी अब बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अपने विवादित टिप्पणी पर घिरे राहुल गांधी के लिए ये बड़ा झटका कहा जा सकता है। सजा मिलने के बाद बीजेपी नेता अश्विनी चौबे ने कहा कि राहुल गांधी कोर्ट के कटघरे में हैं, वे लोकतंत्र के कटघरे में भी हैं। इस मंदिर में आकर माफी मांगने की भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में कर्नाटक के कोलार में एक रैली के दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि आखिर सभी चोरों के सरनेम मोदी क्यों होते हैं। इस टिप्पणी पर काफी बवाल मचा था, जिसके बाद बीजेपी के विधायक गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने टिप्पणी को लेकर आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज करवाया था। कहा गया कि राहुल गांधी का बयान पूरी तरह मोदी समाज के लिए अपमानजनक है और इससे पूरा मोदी समुदाय बदनाम किया गया है। पूर्णेश मोदी के वकील ने दलील देते हुए कहा कि राहुल गांधी के भाषण की सीडी ये साबित करती है उन्होंने रैली में टिप्पणी की थी, जिस पर राहुल गांधी के वकील ने तर्क दिया कि कार्यवाही शुरू से ही त्रुटिपूर्ण थी, क्योंकि सीआरपीसी की धारा 202 के तहत कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। उन्होंने ये भी तर्क दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये शिकायत दर्ज करानी चाहिए थी कि नरेंद्र मोदी ने न करके पूर्णेश मोदी ने इस पूरे मामले में पीड़ित पक्ष के रूप में शिकायत की। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के अधिकांश भाषणों में प्रधानमंत्री को लक्षित किया गया था। लोकसभा के चुनाव होने में 1 साल से ज्यादा का वक्त बचा है, लेकिन उनकी तैयारियां तेज हो चुकी हैं। बीजेपी जहां एक तरफ अपनी रणनीति तय कर रही है, वहीं विपक्ष अपने संभावित हार से बचने के रास्ते तलाशने में जुटा है। वजह ये कि अब तक हुए तमाम चुनावी सर्वे में पीएम मोदी की लोकप्रियता चरम पर है और विपक्ष का कोई नेता उनके आसपास भी नहीं है। इसी वजह से विपक्ष ने अभी से चुनावी हार का ठीकरा एक बार फिर ईवीएम पर फोड़ने की तैयारी कर ली है। एनसीपी के सर्वे सर्वा शरद पवार ने तो बाकायदा एक बड़ी मीटिंग बुला ली, जिसमें ईवीएम को लेकर चर्चा की जानी है। बैठक शरद पवार के घर पर होनी है, जिसमें राज्यसभा में विपक्षी दलों के फ्लोर नेता शामिल होंगे। यहाँ ममता बनर्जी से अलग तीसरे मोर्चे की भी खिचड़ी पकने की संभावना है। शरद पवार ने कहा कि इस बैठक में उन्होंने उन सभी नेताओं को पत्र लिखकर बुलाया जिन्होंने ईवीएम को लेकर संदेह जाहिर किया था या जिन्हें संदेह है। उन्होंने कहा कि ये बैठक निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराए जाने को लेकर बुलाई गई है। बैठक में आईटी प्रोफेशनल्स और क्रिप्टोग्राफर्स को भी बुलाया गया है, उनकी भी राय सुनी जाएगी। पत्र में विशेषज्ञों का हवाला देते हुए पवार ने कहा कि चिप वाली किसी भी मशीन को हैक किया जा सकता है। ऐसे में लोकतंत्र को अनैतिक तत्वों के द्वारा बंधक बनाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। इसलिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के हित में एक साथ बैठकर प्रख्यात आईटी पेशेवर्स और क्रिप्टोग्राफर्स के विचारों को सुनना चाहिए। पवार ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को सटीक होने की आवश्यकता है। इसकी प्रभावकारिता पर किसी भी प्रकार के संदेह को मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा सामने आकर खारिज किया जाना चाहिए। सिविल सोसाइटी ने मई 2022 में चुनाव आयुक्त को एक पत्र लिखा और 2 सप्ताह बाद एक और अनुस्मारक प्रस्तुत किया था, लेकिन चुनाव आयोग ने इसे स्वीकार नहीं किया। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। सूरत की अदालत ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई। कोर्ट का फैसला आते ही अरविंद केजरीवाल को शायद मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की याद आने लगी। इसके बाद वे राहुल गांधी के पक्ष में उतर आए और बीजेपी को लेकर कोर्ट सबके ऊपर उन्होंने अपनी भड़ास निकाल ली। अरविंद केजरीवाल ने गैर बीजेपी नेताओं और पार्टियों पर मुकदमा करके उन्हें खत्म करने की साजिश हो रही है कहा। राहुल गांधी को मिली सजा से आहत केजरीवाल ने कहा कि हमारे कांग्रेस से मतभेद हैं, मगर राहुल गांधी जी को इस तरह मानहानि के मुकदमे में फंसाना ठीक नहीं है। जनता और विपक्ष का काम है सवाल पूछना। हम अदालत का सम्मान करते हैं, पर इस निर्णय से असहमत हैं। राहुल गांधी को सजा सुनाए जाने के बाद से कांग्रेस में हड़कंप मचा हुआ है और केजरीवाल ही नहीं, कांग्रेस के कई नेता भी अदालत को कोसने लगे। सजा के बाद राहुल गांधी ने महात्मा गांधी के शब्दों को ट्वीट किया और कहा, मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन।
राहुल गांधी की सजा पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस के पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उन्हें जमानत मिल गई है। ये लोग पहले जज को बदलते गए, हमें अंदाजा लग रहा था, लेकिन हम कानून में विश्वास रखने वाले लोग हैं। कानून के तहत ही हम लड़ाई लड़ेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राहुल गांधी की सजा के बाद कहा कि आज न्यायपालिका पर दबाव है। राहुल गांधी की जो टिप्पणी है, ऐसी राजनीतिक टिप्पणियां चलती रहती हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी टिप्पणियां अटल, आडवाणी ने पता नहीं कितनी की होंगी, लेकिन पहले इस तरह से मामला दर्ज नहीं होता था। हमें विश्वास है कि आने वाले समय में सही फैसला होगा। राहुल गांधी की सजा पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी की सांसद मीनाक्षी लेखी ने कहा कि जैसा बीज बोएंगे वैसा ही पौधा निकलेगा। उन्होंने कहा कि उस समय के पीएम मनमोहन सिंह जी और शरद यादव और अन्य ने मिलकर कानून में संशोधन किया था, जिसमें 2 साल नहीं बल्कि 5 साल की सजा भी हो, तब संसद की सदस्यता खत्म होनी चाहिए। और उन्होंने इस बिल को जनता के सामने फाड़ा था। आज मुझे वही दिन याद आ रहा है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि ये न्यू इंडिया है और इस न्यू इंडिया में अन्याय के खिलाफ आवाज उठाओगे तो सीबीआई, ईडी, पुलिस, एफआईआर दर्ज कर सब लाद दिए जाओगे। राहुल गांधी को भी सच बोलने की, तानाशाह के खिलाफ आवाज बुलंद करने की सजा मिल रही है। उन्होंने कहा कि देश का कानून राहुल गांधी को अपील का अवसर देता है और इस पर अधिकार का प्रयोग करेंगे और हम डरने वाले नहीं हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि लोकतंत्र में आंदोलन करना, जनता को सच बताना हमारा काम है, लेकिन ये जो तानाशाही सरकार है, ये न लोकतंत्र को मानती है, न सदन में चर्चा चाहती है। ये लोग संविधान और लोकतंत्र के हिसाब से नहीं चलना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। फरार चल रहा वारिस दे पंजाब का सरगना अमृतपाल सिंह सिर्फ खालिस्तानियों का पिट्ठू ही नहीं बल्कि एक ब्लैकमेलर भी है। वो महिलाओं के अश्लील वीडियोस बनाने और फिर उसका इस्तेमाल करने में माहिर है। अमृतपाल की कई महिलाओं से अफेयर थे, वो उनसे अश्लील चैट करता था। अमृतपाल के 12 ऑडियो क्लिप्स, चैट के स्क्रीनशॉट्स और कुछ एक्सक्लूसिव दस्तावेज सामने आए हैं, जिनके आधार पर उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और महिलाओं को ब्लैकमेल किए जाने का दावा किया गया है। वॉइस नोट्स में अमृतपाल को ये कहते सुना जा सकता है कि वो महिलाओं के साथ थोड़े समय का कैजुअल रिलेशनशिप रखना चाहता है। वो गंभीर रिश्तों में नहीं पड़ना चाहता। एक अन्य ऑडियो क्लिप में वो कह रहा है कि महिलाएं रिश्तों को लेकर जल्दी गंभीर हो जाती हैं और एक अन्य वॉइस नोट में अमृतपाल शादीशुदा महिलाओं को लेकर कह रहा है कि वो उनके साथ तब तक रिश्ता रखता है जब तक उनकी शादी प्रभावित न हो। एक ऑडियो क्लिप में अमृतपाल ये दावा कर रहा है कि उसके पास एक लड़की का आपत्तिजनक वीडियो है, वह चाहे तो उसे वायरल कर सकता है। कई क्लिप्स में जब वो लड़कियों के नाम लेते हुए दावा कर रहा है कि लड़कियां उससे शादी करने तक को तैयार हैं, लेकिन उसे कैजुअल रिलेशनशिप में ही रहना है। अमृतपाल लड़कियों के साथ वीडियो कॉल पर अश्लीलता भी करता था। इस बात का खुलासा उसके एक अन्य ऑडियो क्लिप में हुआ। दावा है कि अमृतपाल इस क्लिप में लड़की के साथ वीडियो कॉल पर बात कर रहा है। वीडियो कॉल पर कोई लड़की उसे किस करती है और कहती है कि अब इंतजार नहीं कर सकती। अमृतपाल कहता है कि उसने लड़की को वीडियो कॉल की रिकॉर्डिंग वायरल करने की धमकी दी। अमृतपाल की धमकी से लड़की उससे माफी मांगने लगी। ऑडियो क्लिप्स में अमृतपाल अपने कई रिश्तों की बात कर रहा है। वह कह रहा है कि रिश्ते में पड़ने से पहले ही वो महिला या लड़की को साफ बता देता है कि वो सिर्फ एंजॉय करना चाहता है। अमृतपाल अपनी महिला फॉलोअर्स के साथ चैटिंग करता है। इंस्टाग्राम पर एक महिला से चैट करते हुए अमृतपाल ने लिखा, तो हमारा एक्स्ट्रा मैरिटल पक्का। इस पर सामने से हंसने वाले इमोजी भेजे गए। वह आगे लिखता है कि हमारा हनीमून दुबई में होगा। अमृतपाल फिलहाल फरार है और उसकी तलाश के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी जमानत पर हैं। अब सूरत कोर्ट ने सजा सुनाकर राहुल गांधी को जमानत दे दी है और सजा पर 30 दिन की रोक लगा दी, ताकि राहुल गांधी अगर चाहें तो हाईकोर्ट की चौखट पर जा सकें। लेकिन मोदी सरनेम को लेकर राहुल के खिलाफ पटना की अदालत में भी मामला चल रहा है। राहुल गांधी को सजा सुनाए जाने के बाद बीजेपी नेता सुशील मोदी ने कहा कि पटना की कोर्ट में मैंने भी राहुल गांधी पर सरेआम मोदी सरनेम वाले चोर हैं के मुद्दे पर मानहानि का मुकदमा दर्ज किया हुआ है। सूरत कोर्ट के समान पटना में भी सजा की पूरी संभावना है। इसके अलावा झारखंड के रांची में भी राहुल गांधी पर 3 मामले दर्ज हैं। इसमें एक मोदी सरनेम को लेकर है। इस केस को प्रदीप मोदी ने दर्ज करवाया था। कांग्रेस नेता ने इसे रद्द करवाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका डाली थी। हालांकि वहां ये याचिका खारिज हो गई। तो राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का पहला केस साल 2014 में हुआ था। ये केस महाराष्ट्र के भिवंडी कोर्ट में चल रहा है। आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत मानहानि का मामला दर्ज हुआ है। राहुल गांधी ने भिवंडी में एक भाषण के दौरान संघ पर महात्मा गांधी की हत्या का आरोप लगाया था और संघ के ही एक कार्यकर्ता ने राहुल पर केस दर्ज कराया था।
इसके बाद साल 2016 में राहुल गांधी के खिलाफ असम के गुवाहाटी में धारा 499 और 500 के तहत मानहानि का केस दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता के मुताबिक राहुल गांधी ने कहा था कि 16वीं सदी के असम के वैष्णव मठ बरपेटा 17 में संघ सदस्यों ने उन्हें प्रवेश नहीं करने दिया। उनके इस आरोप पर संघ की छवि को नुकसान पहुंचा। ये मामला भी अभी कोर्ट में पेंडिंग है। राहुल के खिलाफ झारखंड की राजधानी रांची में एक और केस दर्ज किया गया। ये केस रांची की सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में चल रहा है। राहुल के खिलाफ आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत 20 करोड़ रुपए मानहानि का केस दर्ज है। इसमें राहुल के उस बयान पर आपत्ति जताई गई है जिसमें उन्होंने मोदी चोर है कहा था। और इसी साल राहुल गांधी पर महाराष्ट्र में एक और मानहानि का केस दर्ज हुआ था। ये मामला मझगांव स्थित शिवड़ी कोर्ट में चल रहा है। आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत मानहानि का केस दर्ज है। केस संघ के कार्यकर्ता ने दायर किया था। राहुल पर आरोप है कि उन्होंने गौरी लंकेश की हत्या को बीजेपी और संघ की विचारधारा से जोड़ा। रिपोर्ट न्यूज ऑफ इंडिया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की पोल खुलकर सामने आ गई है। कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ने बड़े शान से अमृतपाल के समर्थन में जुलूस निकलने दिया। इसके पहले पंजाब कांग्रेस ने भी अमृतपाल के साथियों की गिरफ्तारी पर सवाल उठाए थे। स्थानीय पुलिस ने बिना अनुमति रैली निकालने पर आयोजकों को नोटिस जारी किया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अमृतपाल के समर्थन में बिना अनुमति जुलूस निकाला गया, नारेबाजी की गई, पंजाब पुलिस का पुतला फूंका गया और रैली रायपुर के तेलीबांधा गुरुद्वारे से आम आदमी पार्टी ऑफिस तक निकाली गई। इसमें शामिल लोगों ने आम आदमी पार्टी ऑफिस के बाहर पंजाब सरकार का पुतला जलाया और पुलिस एक्शन का विरोध किया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि अमृतपाल ड्रग माफियाओं के खिलाफ काम कर रहा था। सरकार उसे बदनाम कर आतंकवादी बताने की कोशिश कर रही है। अमृतपाल के समर्थन में निकाली गई रैली पर भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल ने ऐतराज जताया है। रैली निकालने पर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ देश विरोधी गतिविधि करने वालों का पनाहगाह बन गया है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि पंजाब में जब से नई सरकार बनी है वहां के हालात लगातार खराब हो रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे पहले बघेल जैसे सुर में ही पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग भी बात कर चुके हैं। वडिंग ने पंजाब के डीजीपी को पत्र लिखकर गिरफ्तारी की चिंता जताई थी और कहा था कि पार्टी चरमपंथियों के खिलाफ नरमी का समर्थन नहीं करती, लेकिन भटके नौजवानों के पुनर्वास की जरूरत है। उन्होंने कहा था कि पंजाब की पुलिस सिख युवकों को अमृतपाल समर्थक बताकर गिरफ्तार कर रही है, जो चिंता का विषय है। कि रिपोर्ट से ये खुलासा हुआ कि अमृतपाल नशा मुक्ति केंद्रों की आड़ में एक निजी फौज बना रहा है। जांच के दौरान पाकिस्तानी जासूसी एजेंसी ISI और आतंकवादी संगठन सिख फॉर जस्टिस के साथ उसके संबंध सामने आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज ऑफ इंडिया।